नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 16 मई और आज एक्चुअली क्या हुआ है कि बीच में आवाज़ ब्रेक हो गया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वीडियो नहीं बन पाया था। तो जहाँ तक मैं आज 2 भागों में वीडियो दे रहा हूँ, एक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। तो सेकंड के पार्ट के बारे में हम चर्चा अब कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले का सारा डिटेल मैं पढ़ा ही दिया हूँ, आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। रोजगार सृजन के लिए कैंपा फंड का उपयोग। क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा जो है के अंतर्गत लगभग 6,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रयोग शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों, वन प्रबंधन, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण कार्यों, वन संरक्षण, वन एवं वन्यजीव संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन आदि में किया जाएगा, ठीक है। कैंपा एक्ट या कंपनसेटरी अप्रोप्रिएशन फंड 2016 एक भारतीय विधान है जो केंद्र और प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दोनों में उपयुक्त संस्थागत तंत्र प्रदान करने का प्रयास करता है ताकि वन भूमि के बदले में जारी राशियों के कुशल और पारदर्शी तरीके से उपयोग में तेजी लाई जा सके। गैर वन प्रयोजन के लिए जो ऐसी वन भूमि के लिए विचलन को कम करेगा। तो ये कैंपा फंड जो है उसके लिए लाया गया है। तीसरा है किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी। ग्रामीण, शहरी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की फसल संबंधी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पुनर्वित्तीयन सहायता प्रदान की जाएगी। देश भर में इससे लगभग 3 करोड़ किसानों को फायदा होगा, जिनमें अधिकांश छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। इसमें किसानों की रबी की फसल की कटाई के बाद और खरीफ की फसल की मौजूदा ज़रूरतें पूरी होंगी। तो जितना भी मैंने इसके पहले के वीडियो में जितना बताया और जितना अभी बता रहा हूँ, सारा का सारा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो मैंने बताया, आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा जो सरकार द्वारा की गई है। प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का विस्तार भी बताया गया है। सस्ते किराए के लिए आवास परिसरों की योजना के बारे में भी आपको बताया गया है। शिशु मुद्रा ऋण के तहत ब्याज की छूट के बारे में बताया गया है। स्ट्रीट वेंडरों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा का भी विस्तार किया जाएगा। क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना का विस्तार किया जाएगा। रोजगार सृजन के लिए कैंपा फंड का किया जाएगा। और कैंपा एक्ट के बारे में पूरा का पूरा डिटेल बता दिया गया है, 2019 का है, पूरा डिटेल देख लीजिएगा। किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का आपातकालीन कार्यशील पूंजी दी जाएगी। अब हम तीसरा टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ऊर्जा संरक्षण सूचकांक जो है, संक्रामक सूचकांक जो है ETI 2020, उसके बारे में हम बात करेंगे। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इसमें दुनिया के 115 देशों की ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन स्तर पर सर्वेक्षण किया गया है। यह सूचकांक ऊर्जा क्षेत्र के 115 देशों, जिसमें नेट शून्य उत्सर्जन अर्थात नेट जीरो इमिशन की दौड़ में अग्रणी देशों तथा उनकी स्थिति का विश्लेषण करती है। नेट शून्य उत्सर्जन उस स्थिति को कहा जाता है जहां मानव द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस को वायुमंडल से हटाकर संतुलित कर दिया जाए। स्वीडन लगातार तीसरे वर्ष ETI रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद फिनलैंड का स्थान आता है। तो थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइएगा, पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है और तीसरे स्थान पर फिनलैंड का स्थान आता है। तो चलिए आपको एक फिगर के माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल ही बता देता हूँ। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स टॉप 10 कंट्री के बारे में। स्वीडन 74.2% है, ETI रैंकिंग में फर्स्ट रैंक है। स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर है, 73.4% है। फिनलैंड तीसरे स्थान पर है, 72.4% है। डेनमार्क 72.2% है। नॉर्वे 72.5% है। ऑस्ट्रेलिया 70.5% है, 6वां रैंक है। और आइसलैंड 10वें स्थान पर है। ये पूरा का पूरा फिगर आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति। भारत ने ऊर्जा त्रिभुज के तीनों आयामों में सुधार किया है। भारत ETI 2019 के 76वें स्थान से 2 स्थानों का सुधार करके 2020 में 74वें स्थान पर आ गया है। अर्थात भारत 2019 में 76वें स्थान पर था और 2020 में 74वें स्थान पर आ गया, यानी 2 स्थानों के इसमें क्या हुआ है, सुधार किया गया है।
ये फिगर के माध्यम से आप लोग को बताया जा रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स दिया हुआ है, तो जो तीनों आयाम जो बताया गया है फिगर के माध्यम से हम देख लेते हैं। सिस्टम परफॉर्मेंस इम्परेटिव जो है, सिक्योरिटी एंड एक्सेस है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट है। तो ये तीनों का तीनों जो फिगर दिया हुआ है वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें तीनों सिस्टम परफॉर्मेंस इम्परेटिव जो दिया हुआ है, सिक्योरिटी एंड एक्सेस दिया है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी दिया हुआ है, और तीसरा जो दिया हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, ये फिगर के माध्यम से बताया गया है। और यहाँ पे भी एक फिगर दिया गया है, ट्रांजिशन रेडीनेस इनेबलिंग डायमेंशन, जिसमें कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट है, रेगुलेशन एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट है, इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट है, ह्यूमन कैपिटल एंड कंज्यूमर पार्टिसिपेशन है, एनर्जी सिस्टम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पूरा जो डायमेंशन है फिगर के माध्यम से आप लोग को बता दिया गया है। तो अगर कहीं भी प्री में या मेंस में कहीं भी क्वेश्चन आए तो सारा का सारा अगर आपके पास डेटा रहेगा तो आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारत ने क्या, सरकार ने क्या किया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2027 तक 275 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, जहाँ 2022 में 175 गीगावाट की दिशा में उठाए गए कदमों के कारण ही भारत की रैंकिंग में सुधार देखा गया है। अर्थात भारत सरकार द्वारा 2022 में 175 गीगावाट है और 2027 में 275 गीगावाट है, यानी कि 5 साल के अंदर 100 गीगावाट का डिफरेंस है, मतलब 100 गीगावाट एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच। यूपीएससी के पीटी में पूछा गया है, और आप लोग बार बार जितने भी आपको डीएनए दिए जा रहे हैं तो उस डीएनए को ध्यान से पढ़िए आप लोग, और जो भी विश्व आर्थिक मंच या जो भी आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्या डिटेल है सारा उसका डिटेल पढ़िएगा आप लोग। विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी लोगों के लिए एक मंच प्रदान करता काम करना है, यानी मंच के रूप में काम करना है, जिसमें सभी के सभी होंगे। यूपीएससी के पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान से इस चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। यह स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कई बार इसके पहले भी डीएनए में पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉपी पेन पे आराम से लिखिए, उसको बार बार रिकॉल कीजिए ताकि हमेशा याद रहे, क्योंकि इससे पीछा नहीं छूट सकता है। अगर यूपीएससी की तैयारी आप लोग करते हैं तो कभी भी पीछा नहीं छूटेगा, हमेशा याद करना ही पड़ेगा। इस फोरम की स्थापना 1971 में यूरोपीय प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लास एम श्वाब ने की थी। इस संस्था की सदस्यता अनेक स्तरों पर प्रदान की जानी है और ये स्तर संस्था के काम में उनकी सहभागिता पर निर्भर करते हैं। इसके माध्यम से विश्व के समक्ष मौजूद महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा का आयोजन किया जाता है। इस संस्था की कुछ प्रमुख रिपोर्ट है, जिसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट है, लैगिंग अंतराल रिपोर्ट है, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट है और पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट भी है। ठीक है, तो ये आज का पूरा डीएनए आज 2 पार्ट में मैं करके दे रहा हूँ। एक्चुअली पहला पार्ट किया था, बीच में किसी का कॉल आ गया था, तो जब मैंने उसको क्लिक किया तो देखा कि वो फिर से आगे का रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था, इसलिए मुझे 2 पार्ट में डीएनए करके देना पड़ रहा है आज आप लोग को। तो आराम से डीएनए पढ़िएगा आप लोग को। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सेंट्रल विस्टा परियोजना बताया है मैंने। सेंट्रल विस्टा परियोजना में पूरा दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और अन्य राष्ट्रीय अभिलेखार क्षेत्र इसमें स्थित है और इसे सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा कहते हैं। लंबाई 3.2 है। पूरा का पूरा बताया है मैंने। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच में सरकारी जितने भी भवन हैं उनका निर्माण करना। 1911 किंग जॉर्ज, पूरा डिटेल बताया ये मैंने। वर्ष 2019 में आवास और शहरी विकास मंत्रालय के बारे में पूरा डिटेल आपको बताया है, द्वारा ये विस्टा परियोजना का परिकल्पना की गई थी। और ये भी बताया संसद का नए भवन का निर्माण करना है, एक त्रिकोणीय होगा। इसके साथ ही केंद्रीय सचिवालय भी निर्मित किया जाएगा। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक इस राजपथ में भी परिवर्तित प्रस्तावित है। विभागीय कार्यालयों का भी निर्माण किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा में नॉर्थ और साउथ का संग्रहालय बदला जाएगा और 20,000 करोड़ रुपये का व्यय होने की संभावना है। ये पूरा का पूरा डिटेल मैंने आपको बताया था। ठीक है, सरकार का पक्ष क्या है, संसद भवन का क्या है कि 2026 में आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जनसंख्या के अनुसार जो है निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि होगी, तो ऐसे मौजूदा संसद भवन में आकार छोटा है
और केंद्र सरकार के मंत्रालय उनके विभाग अन्य क्षेत्रों में फैले हैं, जिससे अंतर विभागीय दायित्वों के निर्माण में अनावश्यक विलंब होता है। मौजूदा भवन 1911 में निर्मित है, जिनमें अधिकांशतः संरचनात्मक जीवन पूर्ण कर चुके हैं। तो ये पूरा डिटेल आपको पढ़ाया था। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत के तहत आर्थिक पैकेज के दूसरे भाग की घोषणा की गई है। ये पूरा का पूरा डिटेल देख लीजिएगा, डेट याद रख लीजिएगा 12 मई 2020 को, ठीक है। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। इसमें क्या क्या है, प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति दी जाएगी। पूरा देख लीजिएगा, 5 किलो एक आदमी पे 5 किलो खाद्यान्न और 1 किलो चना मिलेगा। और एनएफएसए जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या किया गया, ये पूरा डिटेल देख लीजिएगा, ठीक है। इस योजना पर कितना व्यय आएगा ये भी देख लीजिए। एक राष्ट्र एक कार्ड योजना का विस्तार किया गया है, पोर्टेबिलिटी की गई है, 23 राज्यों तक विस्तार किया जाएगा। और पूरा का पूरा जो भी मैंने आपको डेटा पढ़ाया है सारा देख लीजिएगा आप लोग। सस्ते किराए के आवास की योजना की भी लाई गई है सरकार द्वारा, परिसरों की योजना, ये भी देख लीजिएगा। शिशु मुद्रा के ऋण के तहत के ब्याज की छूट दी जाएगी, कितना दिया जाएगा, कितने की राहत मिलेगी, ये पूरा डिटेल देख लीजिएगा। कितने प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। स्ट्रीट वेंडरों के लिए जितना 5,000 करोड़ रुपए के ऋण की सुविधा दी जाएगी, ये पूरा का पूरा डिटेल बताएगी आपको, ध्यान से इसको रिकॉल कर लीजिएगा। क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है, इसके बारे में पूरा बताया हूँ मैं आपको। रोजगार सृजन के लिए कैंपा फंड का उपयोग किया जाएगा, 2019 पीटी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये भी पूरा का पूरा देख लीजिएगा। और कैंपा फंड एक भारतीय विधान है जो केंद्र और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों में एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र प्रदान करने का प्रयास करता है, ठीक है। ओ हो। हाँ ठीक है, बचा हुआ है, ठीक है। आज पता नहीं सुबह से क्या हो रहा है। किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल आपको बता दिया गया है कि रबी की फसल की कटाई के बाद और खरीफ फसलों की मौजूदा जरूरतें पूरी होंगी, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण, यानी कि टोटल 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं, 4 नहीं टोटल 10 टॉपिक हो जाएंगे अगर ध्यान से देखेंगे आप तो। ऊर्जा संरक्षण सूचकांक भी बताया मैंने विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ऊर्जा संरक्षण संक्रमक सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया है और 115 देशों की सूची है। और इसमें शून्य उत्सर्जन के लिए उस स्थिति को कहा जाता है जहाँ पे ग्रीन हाउस गैस को वायुमंडल से हटाकर संतुलित कर दिया जाता है, ठीक है। स्वीडन लगातार तीसरे वर्ष ETI रैंकिंग में, स्वीडन जो है पहले स्थान पर है, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर है और फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। और भारत का क्या है, 2019 में 76वें स्थान पर था, 2024 में 74वें स्थान, 2020 में 74वें स्थान पर आ गया है। यानी 19 में 76 और 20 में 74, यानी 2 स्थान का सुधार किया है, ठीक है। ये फिगर में मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था। और एक और ये भी डेटा है कि 2022 तक 175 गीगावाट, 2027 तक 275 गीगावाट है। और विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया था। तो विश्व आर्थिक मंच क्या संस्था है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पूरा बताया मैंने आपको। और स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है, मुख्यालय जिनेवा में है। फोरम स्थापना कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, क्या काम करता है और इसके प्रमुख रिपोर्ट कौन से है, सारा डिटेल आपको बताया। तो आज चूँकि DNA में जैसे मैंने कहा कि बीच में किसी का फ़ोन आ गया था इसलिए थोड़ा ब्रेक हो गया था। तो DNA आज 16 मई का 2 पार्ट में मिलेगा, ठीक है। एक फर्स्ट पार्ट, एक सेकेंड पार्ट का। और बीच में कहीं अगर आवाज़ आप लोग को लगे कि किसी लाइन में कोई गलती अगर मेरे हो गई हो, तो कोशिश तो नहीं किया हूँ कि गलती कहीं हो, लेकिन अगर मेरे मतलब वाणी से अगर मेरे कहीं ऐसा लगे आप लोगों को कि किसी लाइन में या किसी इंग्लिश में गलती हो गई हो, तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। पहली बार क्षमा मांग रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो सकता है एक आध गलतियाँ कहीं हुई हों जल्दीबाजी के चक्कर में, ठीक है। जल्दीबाजी इन द सेंस सुबह से ही बोल रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं मेरी बात को, ठीक है। तो सारा का सारा आप लोग आज पढ़ लीजिएगा। और मैं DNA को अपलोड करने जा रहा हूँ। और जो भी पेड ग्रुप के मेंबर हैं 8:30 बजे आपसे रूबरू होंगे। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग दे रहे हैं। बाकी किसी को भी स्टेट PCS का पेपर देना हो या UPSC का पेपर देना हो या कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आप लोग को एक महत्वपूर्ण सुझाव भी मैं देना चाहता हूं कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, समय मिला हुआ है, भरपूर UPSC का ही सिर्फ प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि UPSC एक ऐसी संस्था है जो लगातार अपनी वैकेंसी को निकालती रहेगी। वरना बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे वैकेंसियां तो आती हैं लेकिन लटकती भी कितना है कि शायद आप लोग को नहीं पता होगा जो नए अभ्यर्थी हैं। इसीलिए अपना पूरा जी जान UPSC की तैयारी पे लगा दीजिए। मैं एक पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी स्टेट PCS का पेपर मत दीजिएगा, दीजिए, सब परीक्षाएं दीजिए। लेकिन अगर एक बार पूरा का पूरा फोकस UPSC पे आप कर लेंगे तो आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएं होंगी। एक टाइम टेबल भी फिक्स होता है। इस बार थोड़ा प्रॉब्लम हो गई UPSC का कोरोना वायरस को लेके, वरना अदर स्टेट में UP PCS का अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो ऐसे ऐसे रिजल्ट फंसे हुए हैं कि जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। 4 साल 5 साल तक तो रिजल्ट में फंस जा रहे हैं। तो अपना समय मत गवाइए। नए जो स्टूडेंट है उनको मेरा पर्सनल सलाह है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ UPSC की ही तैयारी कीजिए।
यूपीएससी इन द सेंस यूपीएससी में सारा का सारा कवर हो जाता है, अगर यूपीएससी की तैयारी करने का मूड हो तो। वरना आप लोग स्वतंत्र हैं, कोई भी तैयारी आप लोग कीजिए। और जो भी डीएनए में दिया जाता है, मैंने बार बार कहा है कि उसको आसान शब्दों में अपने तरीके से व्यवस्थित करके आपको नोट्स के रूप में आपको दिया जाता है। तो उनको बार बार रिकॉल करिए, पढ़िए और बार बार उनको रिकॉल करते रहिए, ताकि कभी भी आप परीक्षा देने जाएं, समय भरपूर मिला हुआ है, इस समय का पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। कोई कमेंट ऐसा मत कीजिएगा जिससे मुझे हर्ट हो, बस एक पर्सनल सजेशन दिया हूँ, क्योंकि जिस तरह का अभी यूपी में ट्विटर अभियान चल रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो पुराने होंगे वो तो मेरी बात को समझ गए होंगे, जो नए हैं वो नहीं जानते हैं, तो उस दलदल में ना फंसें। आप अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी को अगर आप करेंगे तो पेपर होना ही है, पेपर तो आज नहीं कल तो होगा ही, और आराम से हर परीक्षा को आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। 8:30 बजे रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।